हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का मैथ का बच्चों 2019 का सेट 3 अनशॉर्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, इन्हें भी हम जल्दी समाप्त करा के आपका सेट भी जल्दी हम समाप्त कर देंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो को बच्चों रेगुलर देखा करो। अनशॉर्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका महत्व आप लोग समझिए। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होंगे ना तो पूरा का पूरा पेपर इसी अनशॉर्ट से आया हुआ होगा बच्चों। ठीक है, इस बात को मानिए, या फिर आपके बड़े भाई बहनों ने अगर 12th किया हो और अगर उन्होंने अनशॉर्ट पेपर पढ़ा हो तो आप उनसे भी राय ले सकते हैं कि पूरा पेपर अनशॉर्ट पेपर से ही आता है। यकीनन मानिए, अगर आपने अनशॉर्ट पेपर को अच्छे से कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छे होने वाला है। और एक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप उसको पूरा कर लीजिए और फॉर्मूले डेली याद कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। बस रियल बता रहा हूँ, जब तक पेपर है ऐसे ही करते रहो, कुछ और नहीं करना, नंबर एकदम बढ़िया आएंगे। ठीक है, तो अनशॉर्ट पेपर की हर वीडियो को देखा करो, एक भी वीडियो मिस मत किया करो। ऐसा ना हो कि आपने कोई वीडियो मिस कर दी और उसमें जो क्वेश्चन मैंने कराया वही पेपर में आ गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए रेगुलर वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके स्टूडेंट्स, आइए तो बच्चों टाइम को जाहिर ना करते हुए आगे क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो हमने बच्चों सेट 3 में आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 7th के यानी 6 तक कंप्लीट हो गए थे। आपका 6 खंड कंप्लीट हो गया था पूरी तरह। ठीक है, अब देखिए 7th का जो का प्रश्न है वो आपको स्वयं करना है। मैं ये प्रश्न कई बार करा चुका हूँ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, तो इस बार अब मैं नहीं कराऊंगा। सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें 3 रैखिक समीकरण दे रखे हैं, समीकरण निकाय इन्हें हल करना है। यानी x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, एक समीकरण निकाय 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, दूसरा समीकरण निकाय और 3x माइनस 2y प्लस 4z बराबर 2, तीसरा समीकरण निकाय। और इसे आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। आव्यूह विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 2 3 समीकरण निकाय दे रखे हैं, आव्यूह विधि से सॉल्व करेंगे। मैंने पीछे सेट में भी ये क्वेश्चन आया है और मैंने कराया है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा कैसे कराया, फिर आप ऐसे इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और ये 8 नंबर में क्वेश्चन है और हर सेट में आ रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 7वें का का है ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, 7वें के खा पे अगर आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है तो मैं करा देता हूं। ठीक है, 7वें के खा में देखिए क्या दे रखा है, 7th का खा प्रश्न। यहां पर हमें a बराबर 1 जो है आव्यूह दे रखा है 3/3 का, और इसके अंदर जो अवयव है वो है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4। ठीक है भाई, ये है। और यहां पर हमें सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित। सत्यापित क्या करना है कि a एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है सारणिक a इंटू आई के। ठीक है, और a इनवर्स भी निकालना है तथा a इनवर्स भी ज्ञात करना है। ये दो चीजें। तो देखिए a इनवर्स भी निकालने के लिए कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, तो जब हम इस सवाल को करेंगे ना तो इस सवाल में भी हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, और यहाँ भी हमें इस सवाल में भी a इनवर्स निकालना, तो a इनवर्स निकालना भी सीख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये चीजें भी निकालनी है। तो देखिए क्या कैसे करने वाले हैं इसको। सबसे पहले देखिए हमें ये चीज बराबर लेके आनी। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, a चाहिए, a मेरे पास है। एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, वो मैं अभी यहीं से निकालूंगा। सारणिक a चाहिए, वो भी मैं अभी यहीं से निकालूंगा। और i मैं स्वयं बनाऊंगा। i क्या होता है, इकाई आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और बाकी से सभी एलिमेंट 0 होते हैं, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। क्लियर। तो देखिए पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a और ये चीज सारणिक a, दो चीज निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले चलो सारणिक a निकाल लो इसका। तो क्या करेंगे, आप इसका प्रसार कर दो, प्लस माइनस प्लस, तो +1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, फिर माइनस के 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो कि -3 जो आ रहा है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसीलिए हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा रहे हैं। तो 1 का 4 में 4 माइनस 1 का 3 में 3, फिर प्लस के 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का 3 में 3 और -1 का 4 में 4। तो सारणिक a बराबर कितना बचा भैया, 16 में से 9 गए 7 और 7 एकम 7।
4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, 1 का -3 में -3, और यहाँ 4 में से गए 3, -1 बचा सॉल्व करके, और -1 का 3 में करेंगे -3। तो भाई ये आ गया आपका सारणिक A बराबर 7 और ये 6, फाइनली 1 आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले मुझे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 निकालना है। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि जो शुरू के 3 हैं A11, A12, A13, ये ब्रैकेट वाली ही वैल्यू आती हैं। तो लिख दो 16 में से 9 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 4 गए तो -1। ठीक है, -1। अब 2 1 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, भाई 2 लिखा है तो दूसरी रो, 1 लिखा है तो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छुपा लो। तो बचे ये 4 एलिमेंट, क्रॉस 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी 12 - 9। ठीक है, फिर 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 4 में 4, 1 का 3 में 3, इट मीन्स कि 4 - 3। फिर तीसरी रो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 का 3 में 3, 1 का 3 में 3, इट मीन्स 3 - 3। ठीक है, फिर 3 1 यानी तीसरी रो पहला कॉलम, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, इट मीन्स कि 9 - 12। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3, इट मीन्स कि 3 - 3। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, इट मीन्स 4 - 3। अब इसको भैया सॉल्व कर लो। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 7, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, लेकिन माइनस आगे आ रहा है तो -3। यहाँ 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, यहाँ 12 में से 9 गए तो भाई -3, यहाँ 3 में से 3 0, 4 में से 3 1। तो जो पहले 3 होते हैं ये बनाते हैं C1, दूसरे 3 जो होते हैं पहले 3 यानी नीचे वाला, यहाँ से शुरू है ये वाला 3, पहले जो 3 है ये C1 पहला कॉलम बनाते हैं, दूसरे 3 C2 दूसरा कॉलम बनाते हैं, और तीसरा 3 जो होते हैं वो C3 तीसरा कॉलम बताते हैं। यानी ये जो हमने निकाले हैं इनसे पहले 3 मिलके पहला कॉलम, दूसरे 3 मिलके दूसरा कॉलम और तीसरे 3 मिलकर तीसरा कॉलम। अब इनसे हम एक आव्यूह बनाएंगे, वो ही आव्यूह जो बनेगा वही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनेगा, इनको कॉलम की फॉर्म में लिख दो तीनों को, 7 - 1 - 1, 7 - 1 - 1, -3 1 0, -3 1 0, और ये -3 0 1, -3 0 1, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए हमसे क्या प्रूफ कराया, ये चीज प्रूफ कराई है, तो अब आप यहाँ पे लगाइए इसको। अब देखिए प्रूफ हमें क्या करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो भाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा सारणिक A इंटू आई के, ये बराबर लाना है। तो A की जगह A की वैल्यू लगाओ भाई, A की वैल्यू क्या है, ये रही 1 3 3 1 4 3 1 3 4। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या है, ये रही, रख दीजिए यहाँ पर 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, और बराबर में सारणिक A, इसकी वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ रही है 1 आ रही है, कितनी 1 अभी निकाली थी ना हमने, यहाँ पर ये रही 1। ठीक है, 1 आ गया, और इनटू में आई हम यहाँ खुद लिखेंगे, आई क्या होता है इकाई आव्यूह, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब चेक करो क्या ये बराबर आ रहे हैं, तो भैया इसका पहले कर लो गुणा रो का कॉलम में, तो 1 7 जा 7, 3 का -1 में करेंगे -3, 3 का -1 करेंगे -3, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 का -3 में -3, 3 का 1 में 3 और 3 का 0 में 0, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 का -3 में -3, 3 का 0 में 0 और 3 का 1 में 3, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1 7 जा 7 और 4 का -1 में -4 और 3 का -1 में -3। ठीक है, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 1 का -3 में -3, 4 का 1 में 4, 3 का 0 में 0, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, ध्यान से समझिएगा यही गलती होती है बच्चों से, गलत मिस्टेक जो है मल्टीप्लाई करने में। तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 1 का -3 में -3, 4 का 0 में 0 और 3 का 1 में 3। ठीक है, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 7 में 7,
3 का -1 में -3 और 4 का -1 में -4। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में तो 1 का -3 में -3, 3 का 1 में 3, 4 का 0 में 0। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में तो 1 का -3 में -3, 3 का 0 में 0, 4 का 1 में 4। ठीक है भाई, इस तरीके से। और बराबर में क्या है भाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब चेक करो ये बराबर आ रहे हैं या नहीं, बराबर आने चाहिए वैसे, अच्छा कि प्रूफ करना तो बराबर आएंगे। देखिए 7 और 3 और 3 6, माइनस के 6 प्लस के 7, तो 1 बचा। कितना बचा, 1। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ मैं। तो 1 बचा, यहाँ 3 से 3 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ 4 और 3 7 और प्लस 7 0, यहाँ 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ 3 से 3 कट गया 0, यहाँ -3 -4 -7 और प्लस 7 0, यहाँ +-3 0, यहाँ 4 में से 3 गए तो 1। ये देखिए, और RHS भी आपकी क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारी क्या आ रही है, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। यही हमसे प्रूफ कराया था, ठीक है। इट मीन्स कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर आएगा सारणिक A इंटू I के, और बराबर आ भी रहा है। तो ये पहला प्रूफ था। अब A इनवर्स और निकलवाया है, तो A इनवर्स कैसे निकालते हैं, बस A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो आपका जो एडजॉइंट A निकल के आया है, इसमें सारणिक A से भाग दे दो, वही A इनवर्स होता है, ठीक है। तो A इनवर्स देखिए यहाँ पे हम कैसे निकाल देंगे, या हटा सकते हैं हम, 2 चीज निकलवाई थी ना इसमें। तो A इनवर्स आप कैसे निकालेंगे, तो A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू निकाली है हमने अभी, ये रही, इसे ही लगा दो, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, और भाग देना है किससे, सारणिक A से। सारणिक A की वैल्यू 1 है, तो 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा A इनवर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल आपका हो गया। तो आपको जो डिफरेंट टाइप के थोड़े थोड़े क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ, सेम आप खुद करेंगे ही, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, करा देंगे। वैसे ऐसे ये क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाया है ना, ये बहुत बार कराया है, और भाई ये हार्ड सेट में अवेलेबल है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी इसको कराया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने भाई। आपने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पढ़ रखी है तो आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन वन शॉट पेपर में पाया जा रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका था खंड 7, खंड 7 खत्म, अब खंड 8 पे आते हैं। इसमें पहला सवाल है भाई, क्या कहा है, 8वीं के का फर्स्ट सवाल है, f एक फंक्शन दे रखा है 3.02 का सन्निकट मान निकालिए, और एक फंक्शन दे रखा है fx बराबर। चलिए सन्निकट मान पूछा है, 8वीं का फर्स्ट सवाल है, ठीक है। तो f 3.02 का क्या निकालना है, सन्निकट मान ज्ञात करना है, ठीक है। और fx बराबर हमें दे रखा है 3x² प्लस के 5x प्लस के 3, ठीक है। तो देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, तो ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, आपको मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन बहुत आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसके लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करने पड़ते हैं, इसको पहले इसका सन्निकट मान निकालना है, तो इसको ब्रेक कर लो। इसको हम लिख सकते हैं f 3.02 को हम लिखेंगे 3 + 0.2, जिसमें ये x होता है और ये वाली वैल्यू डेल x की वैल्यू होती है, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर इसका कर लेते हैं अवकलन, तो f डैश x बराबर 3 दूनी 6x प्लस के 5, और उसका तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है सन्निकट मान निकालने का, fx प्लस डेल x इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल एक्स, ये होता है फॉर्मूला, आपको कराया है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू लगानी है बस। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और डेल एक्स की वैल्यू 0.2 बराबर एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है ये वाली 3x² प्लस के 5x प्लस 3, और प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है 6x प्लस 5, और इनटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, डेल एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने ये लगा दी, और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 0.2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू लगाइए बाकी की, तो ये हो गया एफ 3.02, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लगा दो, 3 × 3 का स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 और इंटू 0.2। तो सॉल्व करेंगे भाई, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 प्लस 5 तिया 15 प्लस 3 प्लस 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 5 23 और गुणा 0.2 और है। तो सॉल्व करेंगे तो 27 और 15 और 3 कितने हो गए 18 और प्लस 23 दूनी 46, पॉइंट लगेगा एक बात 4.6। तो कितना हो गया भैया 37 और 8 45 और 4 49.6 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करके सॉल्व कर लीजिएगा बस। ठीक है, सही उड़ाना हमने 37 और 8 हो गए आपके 45 और 4 49.6 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है सन्निकट मान। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से देखा गया है, एक क्वेश्चन ऐसा आया है आई थिंक, एक आधा और आ गया हो पीछे तो पता नहीं, मेरे ख्याल से आया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप करके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब किस्मत खराब होती है ना तो कुछ भी आ जाता है। तो आप इन क्वेश्चंस को समझ के जाइएगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है, देखिए 8 में के का सेकंड सवाल है। 8 में का सेकंड सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है कि f(x) बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन ओपन इंटरवल 0 से π/4 में निरंतर वर्धमान है, में निरंतर वर्धमान है। तो भाई कोई भी फंक्शन निरंतर वर्धमान कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव जो है 0 से बड़ा आता है तो फलन निरंतर वर्धमान होता है, और 0 से छोटा तो निरंतर ह्रासमान होता है। ये मैंने आपको बताई थी कंडीशन, चैप्टर नंबर 6 का ही सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका तो इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f(x) का अवकलन करेंगे तो f' बराबर, ये देखो इसको अपने मन में मान लो आप x, अब tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, इसको x मान रहे हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि sin x प्लस cos x का स्क्वायर, और फिर इसका दोबारा करो तो sin x का क्या होगा cos x और cos x का माइनस के sin x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो f' बराबर cos x माइनस के sin x ओवर 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए हमें इस इंटरवल पे चेक करना है 0 से π/4 पर। तो भाई देखिए 0 से π/4 पर अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें इस 0 पर, तो भाई अगर हम यहाँ पर वैल्यू लगाएं तो भाई 0 की वैल्यू अगर साइन में निकालेंगे तो 0 आएगी, और cos 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी। इट मीन्स 0 पर cos का मान जो होता है वो साइन के मान से क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि भाई देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो अगर 0 डिग्री पर बात करें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर जो साइन का मान होता है वो cos के मान से छोटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, x इज इक्वल टू 0 डिग्री पर साइन x इज लेस देन cos x। भाई जो साइन x है वो cos x से क्या होगा, छोटा होगा। साइन x जो है वो cos x से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब सॉरी साइन x छोटा होगा cos x बड़ा होगा, मैं ये कहना चाह रहा था। साइन x जो होता है वो cos x से छोटा होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, और cos x जो होता है वो साइन x से बड़ा होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। बात एक ही है। ठीक है, तो ये चीज है। और अगर हम बात करें π/4 पर, तो π/4 पर साइन π/4 का मान 1/√2 होता है, cos π/4 का मान 1/√2 होता है। यहाँ पर तो बराबर होते हैं। तो भैया हमें 0 से बड़ा कब होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 चेक करूँ, 0 लगाऊं, तो यहाँ पर देखिए 0 लगाऊंगा तो cos 0 sin 0, तो यहाँ cos की वैल्यू बड़ी होगी sin की वैल्यू से, तो प्लस का आएगा ऊपर, पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि cos 0 लगाऊंगा तो cos 0 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू से बड़ी होती है, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ लगाऊंगा तो वर्ग हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और ये +1, तो कुल मिला के पॉजिटिव आएगा। और जब कोई पॉजिटिव होता है तो इट मींस वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे f' इज ग्रेटर देन 0 एट ओपन इंटरवल 0 से π/4। भाई f' क्या है, 0 से बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है,
और पॉजिटिव वैल्यू आती तो 0 से बड़ा होता है ना। यहाँ पे लगा के देखिए 0, आप यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, नीचे भी पॉजिटिव, सॉल्व करेंगे पूरा पॉजिटिव, और पूरा पॉजिटिव है तो क्या है, अगर कोई चीज धनात्मक है तो वो क्या है, 0 से बड़ी है, तो मतलब एफ टेस्ट एक्स क्या आ रहा है, 0 से बढ़ा आ रहा है, तो क्या होगा, तो फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है भाई, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी कभी निरंतर वर्धमान प्रूफ करने को आए तो आपको जो उसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 लाना है, और हाथ में आए तो लेस देन 0 लाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसे ले लेते हैं। 8वें का खा प्रश्न है प्यारे, 8वें का खा प्रश्न। देखिए क्या दे रखा है इसमें, यहां में दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक इतने 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 हैं, इनके शीर्षों के निर्देशांक बताओ भाई। तो आ जाइए, देखिए सपोज ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, और इसकी ये भुजा हो गई ए बी, बी सी और सी ए। इनके मध्य बिंदु मान लीजिए पी क्यू आर हैं, और ये बिंदु हमें दे रखे हैं भाई, क्या ये हमें दे रखे हैं 1 5 -1 1 5 -1, उसके बाद 0 4 -2 0 4 -2, सॉरी मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक है, तो ये हो गया आपका 0 4 -2 0 4 -2, और जो तीसरा पॉइंट है वो 2 3 4 है, 2 3 4 है। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब इनके शीर्षों के बिंदु पूछे हैं हमसे, तो देखो शीर्षों के बिंदु हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, ये मान लेते हैं ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, शीर्षों के हमने मान लिए, निकलवाए। तो माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, ए मान लिया x1, y1, z1, बी मान लिया x2, y2, z2, सी मान लिया x3, y3, z3। ठीक है, और भुजाओं के मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं। अब देखिए बच्चों, जब किसी भुजा का मध्य बिंदु अगर हमें दे रखा हो, और अगर मान लीजिए ना दे के हमें निकालना होता, हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो भाई ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है, तो यहां पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु क्या है भाई, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक। अगर मान लीजिए मध्य बिंदु पी है ए बी का, वैसे भी कहा है पी जो मध्य बिंदु है ए बी का ही है, तो भाई मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z बराबर z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये तो फॉर्मूला होता है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, और ये किसका काम करेगा, ये x y और z का काम करेगा। क्लियर, तो लगाइए x बराबर, तो x की वैल्यू क्या है प्यारे, x की वैल्यू है आपकी 1 बराबर x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y की वैल्यू लगाओ भाई, y की वैल्यू कितनी है 5 बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 2 पंजे 10, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही z बराबर z1 प्लस z2 अपॉन 2, तो z1 की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है आपकी -1, और z1 प्लस z2 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भैया z1 प्लस z2 इज इक्वल टू -2, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ऐसे ही मुझे सेम AC के मध्य बिंदु R के निकालने और BC के मध्य बिंदु Q के निकालने, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो निकालिए यहां पर AC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, 3 समीकरण यहां से बनेंगी एज इट इज। तो क्या होगा, ये x y z का काम करेंगे, ये x y z, और ये x1 प्लस x2 का काम करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही x बराबर x1 प्लस x3 आ जाएगा अपॉन 2, x की वैल्यू क्या है भाई 2 है आपके, और यहाँ पे x1 प्लस x3 अपॉन 2,
2 दूनी 4, तो x1 प्लस x3 बराबर 4, समीकरण नंबर हो गया आपका 4। फिर y बराबर y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी है भैया, ये है 3, और यहाँ y1 प्लस y3 अपॉन 2, 2 3 6, तो y1 प्लस y3 बराबर 6, समीकरण नंबर 5। ऐसे ही z बराबर क्या हो जाएगा, z1 प्लस z3 अपॉन 2, तो z की वैल्यू 4, z1 की वैल्यू z1 और ये z3 अपॉन 2, 4 दूनी 8, तो z1 प्लस z3 बराबर 8, समीकरण नंबर 6 हो गई। कोई दिक्कत? अब ऐसे ही फिर BC के निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, तो क्या होगा, ये x का काम करेगा, x बराबर x1 प्लस x2, x बराबर x1 प्लस x2, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो x1 की वैल्यू है ये और x2 की वैल्यू है ये अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी है इसमें 0, तो x2 प्लस x3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 0 में, तो x2 प्लस x3 बराबर हो गया 0, 7, ठीक है। ऐसे ही लगाओ y बराबर y1 प्लस y2, यानी यहाँ पे आ जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ y2 प्लस y3 अपॉन 2, 4 दूनी 8, तो ये आपका आ गया y2 प्लस y3 बराबर 4 दूनी 8, समीकरण नंबर 8 हो गई, ठीक है। ऐसे ही एक और है, z बराबर z2 प्लस z3 अपॉन 2, z की वैल्यू -2, z2 प्लस z3 अपॉन 2, -4 बराबर z2 प्लस z3, समीकरण नंबर 9 हो गई। तो इस तरीके से 9 समीकरण बड़ी बहुत ईजी सवाल था, हर बार वही काम करना है। पहले इसको मान लो x y z, और ये x1 y1 x2 y2 x3 और x1 y x2 y1 y2 z1 z2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा दो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 3 समीकरण यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9 समीकरण बन गई। अब देखिए गौर दीजिएगा, हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 के मान निकालने हैं कुल मिला के। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर दीजिएगा, x x वाली समीकरण कहाँ है इसमें, ये देखो 1 2 और एक और होगी x वाली समीकरण 3, इनका नाम क्या है, 1 4 और 7, इनको जोड़ दो। 1 4 7 को जोड़ने पर, तो उसके लिए मुझे ऊपर से जगह खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 4 प्लस 7 करने पर जोड़ दो भैया, क्योंकि x x वाली जोड़ रहे हैं हम, x x और x वाली, ठीक है। देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यही समझिए ध्यान से। x1 यहाँ पर है और एक x1 यहाँ पर है, तो 2x1 हो गया, x2 यहाँ पर है और एक x2 यहाँ पर है, 2x2 हो गया, एक x3 आपकी यहाँ पर है और एक x3 आपकी यहाँ पर है, 2x3 हो गया। प्लस जोड़ के आएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3, सब 2 2 आ रहे थे, 2x1 आ रहा था, 2x2 आ रहा था, 2x3 आ रहा था, 2 ले लिया मैंने कॉमन। अब बराबर में क्या है, 2 और 4 6 और 0 6, कुल मिला के क्या आएगा 6, 2 3 6, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आ गया 3। इसे डाल दो समीकरण नंबर 10। ऐसे ही अब बाई वाली समीकरण ले लो, कौन सी, सेकंड, फिफ्थ एंड 8। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण सेकंड प्लस फिफ्थ प्लस 8 करने पर, तो देखिए जोड़िए, यहाँ भी 2y1 2y2 2y3 आएंगे, एक y1 और एक y1 2y1, एक y2 और एक y2 2y2, एक y3 और 2y3, एक y3 और एक y3 2y3, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, और बराबर में वैल्यू क्या है 10 और 6 16 और 8 24, 2 से काट दो 12 बार, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 12, समीकरण नंबर आ गई 11। ऐसे ही अब तीसरी z वाली जोड़ो, तो भैया कौन कौन सी, ये वाली और एक और कहाँ गई भैया, एक और तुम्हारी ये रही, ठीक है। तो देखो z1 और z1 2z1 z2 और z2 2z2 z3 और z3 2z3, 2 कॉमन ले लो,
तो यहाँ पे जोड़ के क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3, 6 और 9 को जोड़ने पर 3 + 6 + 9 करने पर, तो जोड़िए 2Z1 + Z2 + Z3 बराबर में क्या आएगा 8 और 8 और 8 और 8 और किधर गया 8 और -2 कितने बचे 6 बचे, प्लस के 8 -2 6 बचे, 6 और -4 6 और -4 2 बचे, 2 से 2 कट गया, तो Z1 + Z2 + Z3 बराबर 1। समीकरण नंबर आ गया आपका 9 हो गया, ये 11 हो गया, सॉरी 12 समीकरण बनी। सवाल बहुत सिंपल था, समीकरण बेशक 12 बनी हुई है। अब 12 देख के मत डर जाइएगा, समीकरण सवाल बहुत सिंपल है। 3 3 3 9, फिर x एक्सेस वाली जोड़ लो, y वाली जोड़ लो, z वाली जोड़ लो, 3 वहाँ से 12 हो गई। अब आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए अब कैसे आएगा आंसर, अब देखिए सिर्फ आप इन समीकरणों को बचा लो, सब कुछ हटा दो, इन समीकरणों को बचा लो बस, ठीक है, बाकी सब कुछ हटा सकते हो आप। मुझे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3 चाहिए, क्योंकि तभी तो बिंदु आएंगे शीर्षों के। तो अब देखिए आप क्या करिए, आपके पास x1 + x2 + x3 बराबर कितना है 3 है। अब आपको इन तीनों के मान निकालने, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में जाओ, x1 और x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो x1 और x2 की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, इन दोनों की जगह लगा दूंगा 2 और 2 को भेज दूंगा उधर, तो x3 का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बस, तो यहाँ पर लिखिए, अब ये तो इतना तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिए क्या, यहाँ पर आपको लिखना है कि समीकरण 1 से x1 + x2 बराबर 2, पोटेन किधर 10 में रखो, तो वही रखो, यहाँ पे x1 और x2 की जगह क्या लग जाएगा 2, तो 2 और प्लस, भाई इन दोनों की जगह लगा दिया 2 और प्लस x3 बराबर 3, तो x3 की वैल्यू आ गई 3 - 2 1, सही है। ऐसे ही फिर इसी में अब लगाओ समीकरण, आ जाओ अगली वाली, ये रही 4 में, x1 और x3 की जगह क्या लगा दो 4, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 10 में, समीकरण कहाँ से 4 से x1 + x3 बराबर 4 रखने पर, तो रखो भाई x1 और x3 की जगह क्या लगा देंगे 4, तो x1 और x3 की जगह 4, तो 4 और प्लस बचा क्या बीच में x2 बराबर 3, 4 उधर जाएगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, 3 में से 4 गए तो -1, तो x3 आ गया, x2 आ गया, अब x1 और बचा है। अब आप क्या करो, एक और समीकरण होगी x वाली, कहाँ है देखो कहीं पर होगी, यहाँ पे रही, x2 और x3 की जगह क्या लगा दो 0, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 7 से x2 + x3 बराबर 0, पोटेन 10 में, ठीक है। तो x2 और x3 की जगह क्या लगा दो 0, तो x1 और इसकी जगह 0 बराबर 3, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3, तो तीनों मान आ गए, x1 x2 x3 आ गए, नहीं आ गए। ऐसे ही y1 y2 y3 z1 z2 z3 के मान निकालने। तो अब आप क्या करेंगे, ये तो निकल आए, अब आपको देखिए क्या करना है, ये आप यहाँ से हटाइए सब, अब आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, अब आप यहाँ पे ये लिखिए कि किस में, समीकरण नंबर 11 में, समीकरण नंबर 11 में y1 + y2 बराबर 10 रखने पर, कहाँ से समीकरण 2 से, ठीक है। तो y1 + y2 बराबर 10, पोटेन किधर, पोटेन 11, तो लगाओ भाई y1 और y2 की जगह 10 लगा दो, तो यहाँ पे लगाओ 10 और प्लस y3 बराबर 12, तो y3 की वैल्यू आ गई 12 - 10 2, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये समीकरण थोड़ा ना यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा, ये तीसरी ये जो समीकरण है 12 बाद में काम आएगी हमारे, ठीक है। ये z1 z2 z3 बराबर 1 है, इसे साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। z1 z2 z3 बराबर 1, समीकरण नंबर 12 थी, ठीक है। अब देखिए ऐसे y3 का मान आ गया, अब आपको अगली पे जाना है, एक और y वाली समीकरण कहाँ, ये रही, y1 और y3 की जगह 6 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y1 + y3 बराबर 6, पोटेन कहाँ 11th, ठीक है। तो लगाओ भैया y1 और y3 की जगह 6 और प्लस बीच में क्या बचा y2 बराबर 12, तो 6 उधर से घट जाएगा तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी,
क्लियर। अब एक और बाई वाली समीकरण देखो कहाँ है भैया हमारी, ये रही, बाई 2 प्लस बाई 3 की जगह 8 लगा दो, तो यहाँ लिखेंगे आप y2 प्लस y3 बराबर 8, कहाँ, पोटेन 11। तो कहाँ पे लगाना है, बाई 2 और बाई 3 की जगह क्या लगाना है, 8, तो बाई 1 तो बचा और इन दोनों की जगह क्या लगा दो, 8 बराबर 12। तो बाई 1 की वैल्यू आ गई 12 माइनस 8 4, तो बाई 1 बाई 2 बाई 3 आ गया, x1 x2 x3 आ गया, ऐसे z1 z2 z3 और रह गया आपका निकालने के लिए। तो उसके लिए फिर जगह की कमी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि इस चित्र को हटाना पड़ेगा, ठीक है। चित्र को हटा दीजिए चाहो तो, या फिर ऐसा कीजिए यहीं पे लिख लो यार। देखिए z1 प्लस z2 बराबर कहाँ रखेंगे, -2, कहाँ पे रखेंगे, 12 में, ठीक है। यहाँ पे लिखिए अब आप आगे, थोड़ा देखिए जगह की कम है तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये लिखेंगे z1 प्लस z2 बराबर -2, कहाँ, पोटेन 12, लगाओ भैया। z1 z2 की जगह क्या लगाना है, -2 और प्लस z3 बराबर 1, -2 उधर जाएगा तो +2 और 1 3, तो z3 की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही z1 प्लस z3 बराबर 8, कहाँ पे लगाना है, 12 में, तो यहीं लिख दो भैया, काम सही बन रहा है, यहीं से उठा के लगा दो। पोटेन z1 z3 बराबर 8, पोटेन कहाँ, 12, तो लगाओ z1 और z3 की जगह क्या लगाना है, 8 और बीच में क्या बचा, z2 बराबर 1, 8 उधर जाएगा तो -8 और +1, तो z2 की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। ऐसे ही एक और रह गया है, बस इन्हें आप हटा सकते हैं, आप इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब आप लिखिए z2 प्लस z3 बराबर -4, z2 प्लस z3 बराबर -4, पोटेन कहाँ पे, 12, तो z2 प्लस z3 की जगह क्या लगाएंगे, 1 और प्लस क्या बचा, z1 बराबर 1, 1 से 1 कट गया, तो z1 की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो z1 z2 z3 की वैल्यू भी आ गई। तो ये तीनों शीर्षों के बिंदु पूछे थे, तो आ गए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष। ए क्या था, x1 y1 z1 बराबर, ए की वैल्यू क्या है, x1 y1 z1, तो देखो कहाँ है, x1 3, y1 4, z1 किधर गया, z1 यहाँ क्यों घूम रहा होगा, ये रहा 0, ठीक है। ऐसे बी के क्या थे, x2 y2 z2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -1, y2 की वैल्यू कितनी है 6 और z2 की वैल्यू कितनी है -7। ऐसे सी x3 y3 z3 बराबर, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू है आपकी किधर गई 2, और z3 की वैल्यू कितनी है, z3 की वैल्यू है आपकी ये 3, तो तीनों शीर्ष आ गए भैया, ठीक है। ऐसे निकालना था, 3 समीकरण यहाँ से मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 9, फिर x x वाली तीनों को जोड़ दो 10, फिर y वाली तीनों जोड़ दो 11, फिर z वाली तीनों जोड़ दो 12, फिर मान लगाते जाओ x y z x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 के मान निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी यहाँ पर बच्चों कंप्लीटली सॉल्व होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।